गुड मॉर्निंग। मैं महेश कुमार स्वामी, रसायन विज्ञान व्याख्याता। मैंने अपने लास्ट वीडियो में जो सवाल या जो क्वेश्चन आपसे किया था उसका आंसर बहुत से बच्चों ने अच्छा आंसर दिया था, सही आंसर दिया था। उनमें से एक बच्चे का नाम है आशीष कुमार, जिसका आंसर जल्दी भी आया था और काफ़ी इफ़ेक्टिव था। अब हम बात कर रहे हैं अपना चैप्टर जो चल रहा था, चैप्टर नंबर 16 तीव्र रसायन स्टीरियो केमिस्ट्री, जिसमें अपना जो टॉपिक चल रहा था उसका नाम है प्रकाशिक समयवता ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। उसमें जो टॉपिक हम आज पढ़ेंगे उसका नाम है आपका सममिति के तत्व, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। तो अपना जो टॉपिक है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो टॉपिक अपना आज क्या रहेगा? सममिति के तत्व। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। क्या लिखा है? एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, सममिति के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। सिंपल सी बात है कि बेटा कि यदि किसी अणु में सममिति के तत्व या सममिति तत्व उपस्थित है तो उस अणु को हम सममित अणु कहते हैं। यदि किसी बात करेंगे इसका बेनिफिट क्या है, इसके बारे में क्या बातें। तो यदि किसी अणु में सममिति के तत्व उपस्थित है तो उस अणु को बोलते हैं हम सममित अणु। और यदि उस अणु में सममिति के तत्व उपस्थित नहीं है, क्रॉस का मतलब नहीं है, तो उस अणु को हम बोलते हैं असममित अणु। सिंपल से एक बात कहना चाहूँगा, यदि कोई यौगिक प्रकाशिक समयवता दर्शाता है, यदि कोई यौगिक प्रकाशिक समयवता दर्शाता है तो उसमें सममिति के तत्व उपस्थित नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन सुन लेना गौर से कि यदि कोई, ये जो इंपॉर्टेंट बात अपनी, यदि कोई यौगिक प्रकाशिक समयवता दर्शाता है तो उसके अंदर सममिति के तत्व उपस्थित नहीं होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि यदि किसी यौगिक में सममिति के तत्व उपस्थित है तो वो यौगिक प्रकाशिक समयवता नहीं दर्शाएगा। तो इसके बारे में डिटेल से बात करें तो यहाँ से हमने दो चीज़ें सीखी। सममिति के तत्व, तो जिन अणु में सममिति के तत्व उपस्थित होंगे उन्हें हम सममित अणु कहते हैं, और जिन यौगिकों में सममिति के तत्व उपस्थित नहीं होते हैं उन्हें असममित अणु कहेंगे, असममित अणु कहेंगे। अब किसी भी अणु या यौगिक में तीन प्रकार के, कितने प्रकार के? किसी भी अणु या यौगिक में तीन प्रकार के सममिति तत्व हो सकते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के सममिति के तत्व हो सकते हैं। नंबर 1 सममिति तल, नंबर 2 सममिति अक्ष, और नंबर 3 सममिति केंद्र। तो किसी भी अणु में सममिति के तत्व है वो तीन प्रकार के हो सकते हैं: सममिति तल, सममिति अक्ष और सममिति केंद्र। इसका मतलब ये है कि यदि किसी यौगिक में ये तीनों सममिति तत्व उपस्थित नहीं है तो वो यौगिक प्रकाशिक समयवता प्रदर्शित करेगा। तो इन तीनों के लिए हम डिटेल से बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं सममिति तल की। तो यहां मैं लिख रहा हूं, पहला पॉइंट था आपका सममिति तल, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। सममिति तल का मतलब ये होता है कि बेटा किसी भी अणु को किसी एक निश्चित स्थान से यदि दो बराबर भागों में विभाजित किया जा सके, किसी अणु को किसी निश्चित स्थान से यदि दो बराबर भागों में विभाजित किया जा सके तो उसे हम बोलते हैं सममिति तल। इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपका ये कंपाउंड एक है ए, तो अगर इस ए को अगर मैं यहाँ से डिवाइड करूँ
तो ये बराबर दो भागों में डिवाइड होगा। तो इसका ये सममिति तल है वो कैसा हो गया, ऊर्ध्वाधर सममिति तल। एक कंपाउंड मैंने क्या, एक समझने के लिए क्या लिया, बी। अब बी को आप बराबर दो हिस्सों में ऊर्ध्वाधर नहीं काट सकते, लेकिन अगर इस बी को मैं यहां से डिवाइड करूं तो ये बराबर दो हिस्सों में डिवाइड होगा। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, क्षैतिज सममिति तल। तो सममिति तल की जब हम बात करें तो सममिति तल का मतलब बेटा ये था कि अणु में उपस्थित वह तल, अणु में उपस्थित वह तल जहां से अणु को दो समान भागों में, अणु में उपस्थित वह तल जहां से अणु को दो समान भागों में विभाजित किया जा सके उसे हम सममिति तल कहते हैं। या तो ऊर्ध्वाधर होता है या क्षैतिज होता है। तो इसके एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम इसके लिए पढ़ते हैं। तो सममिति तल एकदम क्लियर होगा कि जहां से अणु को बराबर दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सके वह तल क्या कहलाता है, सममिति तल। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, मेसोटार्ट्रिक अम्ल। मेसोटार्ट्रिक अम्ल बेटा इसके स्ट्रक्चर बना रहा हूं, समझने की कोशिश करना। ये तो दो कार्बन, दोनों कार्बन से मैंने जोड़ दिया COOH, इधर भी COOH समूह। याद रखना कार्बन है, दो कार्बन थे, नीचे COOH समूह है, ऊपर भी COOH समूह है, इधर OH OH H H। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं मेसो या मिसोटार्ट्रिक अम्ल, मेसोटार्ट्रिक अम्ल बोल देते हैं या मिसोटार्ट्रिक अम्ल बोलते हैं। अब अगर इस अणु को अगर मैं यहां से डिवाइड करूं तो ये बराबर दो भागों में विभाजित हो गए, समान दो भागों में विभाजित हो गया है। तो इसका मतलब है कि मेसोटार्ट्रिक अम्ल में आपका सममिति तल उपस्थित है। मेसोटार्ट्रिक अम्ल है तो इसमें इसको हमने यहीं से बराबर दो भागों में विभाजित होता है, इसका मतलब इसमें क्या उपस्थित है, सममिति तल उपस्थित है। तो बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन प्रश्न पूछा जाता है कि मेसोटार्ट्रिक अम्ल प्रकाशिक समावर्तता क्यों प्रदर्शित नहीं करता है। प्रश्न बनता है ऐसे कि मेसोटार्ट्रिक अम्ल है वो प्रकाशिक समावर्तता क्यों प्रदर्शित नहीं करता। तो आप कहोगे कि मेसोटार्ट्रिक अम्ल में जो सममिति तत्व होते हैं, सममिति तत्व में कौन सा, सममिति तल उपस्थित होता है जिसके कारण ये ध्रुवण घूर्णकता प्रदर्शित नहीं करता है, जिसके कारण ये प्रकाशिक समावर्तता भी प्रदर्शित नहीं करता। या सीधा लिख सकते हो कि इसमें सममिति तल उपस्थित होने के कारण, मेसोटार्ट्रिक अम्ल में सममिति तल उपस्थित होने के कारण यह प्रकाशिक समावर्तता प्रदर्शित नहीं कर सकता। तो पहला सममिति तत्व कौन सा है, सममिति तल। अब बात करें नंबर 2, कंपाउंड इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर याद रखनी है इसकी। नंबर 2 है सममिति अक्ष, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सममिति अक्ष का मतलब क्या है समझते हैं बेटा। यदि किसी भी वस्तु को अगर आप 360 डिग्री पर घुमाओगे तो वापस वो की वो संरचना पुनरावृत्ति हो जाएगी, मतलब वापस वो का वो आ जाएगा 360 पे घूम के। लेकिन यदि किसी अणु को 360 डिग्री के अलावा किसी अन्य कोण से घुमाने पर वापस वही संरचना आ जाती है तो उसे हम बोलते हैं सममिति अक्ष। तो 360 पे तो आएगी, तो 360 से कम। यदि किसी अणु को 360 डिग्री से कम किसी अन्य कोण से घुमाने पर पुनः उसी संरचना की पुनरावृत्ति आती है तो उसे हम बोलते हैं सममिति अक्ष। क्या कहेंगे, सममिति अक्ष।
तो सममितीय अक्ष को नॉर्मली हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Cn से। Cn, Cn का मतलब होता है कितनी बार उसकी संख्या रिपीट हो रही है। तो सममितीय अक्ष, तो सममितीय अक्ष की मैं फिर से परिभाषा रिपीट कर रहा हूं कि अणु में उपस्थित वह अक्ष, अणु में उपस्थित वह अक्ष जिससे अणु को घुमाने पर ध्यान 360 डिग्री से कम पुनः वापस वही संरचना की पुनरावृत्ति हो जाती है, तो उसे बोलते हैं हम सममितीय अक्ष। और सममितीय अक्ष को हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं बेटा? सी है और सी के नीचे क्या लिखा हुआ? एन। सममितीय अक्ष को हम Cn के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और बेटा जो n होती है वो पुनरावृत्ति संरचनाओं की संख्या होती है। n का मतलब क्या है यहां पर? पुनरावृत्ति संरचनाओं की संख्या, पुनरावृत्ति संरचनाओं की संख्या। तो यहां से एक प्रश्न भी बन जाता है, एक सवाल सिंपल सा बन सकता है, यदि किसी यौगिक की पुनरावृत्ति संरचनाएं n हो तो पुनरावृत्ति कोण कितना होगा? कोण को रीजन थीटा से किया तो याद रखना है 360 में 60 डिग्री में उसका किसका भाग दे दो? n का। 360 में किसका भाग दे दो? n का। तो जितनी पुनरावृत्ति संरचनाएं बनती है अगर उसमें आप n का भाग दोगे तो पुनरावृत्ति कोण का मान निकल के आ जाएगा, या पुनरावृत्ति कोण का भाग दोगे तो पुनरावृत्ति संरचनाएं निकल के आ जाती है। इसके हम दो एग्जाम्पल समझते हैं। पहला एग्जाम्पल हम यहाँ ले रहे हैं H2O। एग्जाम्पल में ले रहा हूँ H2O। बेटा अगर मैं इसकी संरचना बनाऊं तो संरचना को गौर समझना, ये O और इस ऑक्सीजन से कितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे? 2। एक हाइड्रोजन H, ये दूसरा हाइड्रोजन H। अब दोनों हाइड्रोजन सेम है तो दोनों हाइड्रोजन में अंतर करने के लिए, दोनों हाइड्रोजन में अंतर करने के लिए इसके नीचे मैंने A लगा दिया और इसके नीचे मैंने क्या कर दिया? B कर दिया। अगर अब इस संरचना को मैं 180 डिग्री सेल्सियस 180 डिग्री पे इसको घुमाऊं, इस संरचना को, अगर इसका मतलब था कि यहाँ एक ऑक्सीजन है, ये एक ऑक्सीजन है, तो यहाँ से दो परमाणु जुड़े, एक हाइड्रोजन ही है और एक हाइड्रोजन ही है। अब अगर इसको मैं 180 डिग्री पे घुमाऊंगा तो वापस से ये संरचना रिपीट होगी। तो 180 डिग्री पे जब आप इसको रोटेट करोगे, घुमाते हैं, तो कंडीशन क्या बनेगी? H घुमाओगे तो B इधर आ जाएगा और A इधर आ जाएगा। और अगर इसी संरचना को वापस से आप 180 डिग्री कोण पे घुमाओगे तो पुनः आपको ये स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? H2O अणु में C2 अक्ष उपस्थित है, यह C2 अक्ष प्रदर्शित करता है। C2 का मतलब होता है कि 180 डिग्री पे घुमाएंगे तो अर्थात 360 डिग्री में कितनी बार? 2 बार। तो इस कारण से H2O अणु में क्या होता है? द्विगुणित सममितीय अक्ष उपस्थित होता है। H2 अणु को चाहे आप C2 अक्ष के रूप में प्रदर्शित कर सकते हो, क्योंकि इसमें द्विगुणित सममित अक्ष उपस्थित होता है। 360 डिग्री में अगर इसको घुमाओगे तो 2 बार इसकी संरचना रिपीट होती है, अर्थात 180 डिग्री पर इसकी संरचना वापस से ये संरचना प्राप्त होती है। इसी प्रकार अगर हम एग्जाम्पल किसका लें? NH3 का। एग्जाम्पल हम किसका लें? NH3 का। NH3 का एग्जाम्पल है तो इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेगी। बेटा अब यहाँ संरचना बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है आपके, कि सपोज किया मैंने कि ये 3 कंडीशन है इस प्रकार से, तो इसमें 3 कोण इस प्रकार से होंगे। अमोनिया की जब आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो कैसे बनाते हो? ये नाइट्रोजन ऊपर होता है लोन पे और 3 हाइड्रोजन, 1 2 3। अब ये 3 हाइड्रोजन इस प्रकार से नहीं होते, ये 3 हाइड्रोजन इस कंडीशन में होते हैं। अब क्या होता है, जैसे आपको नजर आ रहा है तो बोर्ड पे ये लाइन सीधी खींच दोगे, ये खींच दोगे, लेकिन ये जो इधर है उसको आपको सीधा खींचना पड़ेगा, तो ये लगेगा इनके अंदर कोण, जबकि इन तीनों के मध्य कोण का मान क्या है?
बराबर है। और अगर आइडिया लगाओगे तो 3 कोण बनने 360 में, तो इसका मतलब 120 हो गया। तो 120 डिग्री पर अगर इसको घुमाओगे तो ये स्ट्रक्चर रिपीट होगा, और 360 में 120 का भाग दोगे तो कितना आया 3, अर्थात NH3 अणु है, NH3 अणु है वो C3 को प्रदर्शित करता है। C3 का मतलब है त्रिगुणित सममिति अक्ष को प्रदर्शित करता है। तो ये 2 एग्जाम्पल अपनी बुक में दे रखे हैं, तो ध्यान रखना H2O होता है वो तो द्विगुणित सममित अक्ष होता है उसमें, और NH3 अमोनिया होता है उसमें त्रिगुणित सममित अक्ष होता है। अर्थात अमोनिया के स्ट्रक्चर को 120 डिग्री पर अगर आप घुमाओगे तो वापस से ये संरचना आपको प्राप्त हो जाएगी। अब आगे बात करें बेटा, मिटा इसको। अब यहां पर तीसरा इसमें उपस्थित है आपका सममिति केंद्र। तीसरा पॉइंट इसमें सममिति केंद्र, सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या हुआ कि बेटा किसी अणु में उपस्थित वह बिंदु, किसी अणु में उपस्थित वह बिंदु जिससे किसी भी दिशा में आप एक सीधी लाइन खींच दो, वो अणु 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, 2 समान भागों में विभाजित हो जाता है, उसे सममिति केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? सममिति केंद्र। की किसी अणु में उपस्थित वह बिंदु जहां से किसी भी दिशा में 2 लाइन, एक सीधी लाइन खींचने पर वो 2 समान भागों में विभाजित हो जाता है। जैसे बेटा एग्जाम्पल लेते हैं, अंग्रेजी का एक शब्द है एस, ठीक है। इसको अगर आप यहां से डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन इसका एक निश्चित बिंदु ये रहा, ये बिंदु ले लिया। अब इस बिंदु में आप सीधी लाइन खींचो, या तो आप सीधी लाइन खींच दो या आप इस प्रकार से लाइन खींच दो। किसी भी दिशा में अगर यहां से लाइन खींचोगे तो ये बराबर कितने हिस्सों में डिवाइड होगा? 2 हिस्सों में। उस बिंदु को बोलते हैं सममिति केंद्र। बेटा यहां से फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि आपने पढ़ा था सममिति तल। सममिति तल में निश्चित होता है, जैसे एग्जांपल था आपका ए, तो इस एक को अगर 2 हिस्सों में डिवाइड करना है तो केवल यहीं से डिवाइड कर सकते हो, इसके अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। जबकि सममिति केंद्र का मतलब होगा कि एक निश्चित बिंदु होगा और एक उस निश्चित बिंदु को आप किसी भी दिशा में, उस निश्चित बिंदु से किसी भी दिशा में अगर आप लाइन खींचोगे तो वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। इसके 2 एग्जाम्पल अपने को देखने को मिल जाते हैं। पहला एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं यहां पे, बेंजीन। बेंजीन की स्ट्रक्चर आप इस प्रकार से बनाते हो, हो गया। अब इसका ये बीच का सेंटर पॉइंट है, अगर इसको आप इधर से डिवाइड करो या इधर से डिवाइड करो, किसी भी साइड से अगर एक रेखा खींचोगे तो ये बराबर 2 हिस्सों में डिवाइड होगा। तो इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे? सममिति केंद्र। एक एग्जांपल हो लेते हैं एथिन का। तो एक एग्जांपल किसका हो गया बेटा? बेंजीन का। दूसरा एग्जांपल हो गया आपका एथिन का। एथिन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H4। तो स्ट्रक्चर सबको बनानी आती है, C डबल बॉन्ड C H H H H, C डबल बॉन्ड C H H। अब बेटा देखो इसका ये पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर मैंने यहाँ एक लाइन खींची तो बराबर 2 हिस्सों में डिवाइड है। अगर इस प्रकार से मैंने 2 लाइन खींची है, ये लाइन खींची तो भी बराबर है। मतलब किसी भी दिशा में अगर आप लाइन खींचोगे तो ये कितने हिस्सों में डिवाइड होगा? 2 हिस्सों में। उस बिंदु को हम क्या बोलेंगे? सममिति केंद्र। तो इस प्रकार से आपने सममिति के तत्व बोलते हैं, सममिति तत्व बोलते हैं। तो 3 सममिति तत्व के बारे में अध्ययन किया। नंबर 1 सममिति तल, नंबर 2 सममिति अक्ष और नंबर 3 सममिति केंद्र। तो यहाँ से आपको समझना क्या था? यदि किसी यौगिक में
इन तीनों में से कोई भी एक तत्व उपस्थित हो गया, चाहे वो तल हो, सममिति तल हो, सममिति अक्ष हो या सममिति केंद्र हो, तो वो यौगिक प्रकाशिक समयावता नहीं दर्शाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तीनों में से कोई भी तत्व उपस्थित हो गया तो वो यौगिक प्रकाशिक समयावता नहीं दर्शाएगा। इसका मतलब आपको यहां से समझना है कि प्रकाशिक समयावता दर्शाने के लिए, प्रकाशिक समयावता दर्शाने के लिए अणु कैसा होना चाहिए? असमित अणु होना चाहिए। प्रकाशिक समयावता दर्शाने के लिए अणु कैसा होना चाहिए? असमित अणु होना चाहिए। और मेसोटार्टिक अम्ल का जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था वो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाता है। अब आगे और बात करें बेटा, उम्मीद करता हूँ कि इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बेटा बात करें, इसमें एक थोड़ा सा टॉपिक और लेते हैं अपने कि किरेल कार्बन तथा किरेल अणु किरेल कार्बन और किरेल अणु अर्थात किरेल कार्बन और किरेल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? बेटा कोई भी कार्बन होता है उस कार्बन से कितने समूह जोड़ते हैं? 4 जोड़ते हैं। इसी कार्बन की जो संरचना जो स्ट्रक्चर होती है वो चतुष्फलकीय होती है। तो प्रत्येक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है और इन 4 वैलेंसी से 4 समूह जोड़ते हैं जो समान भी हो सकते हैं और अलग अलग हो है। जब इस कार्बन से जुड़े चारों समूह भिन्न भिन्न हो, जब इस कार्बन से जुड़े चारों समूह क्या हो? भिन्न भिन्न हो, तब इस कार्बन को हम क्या बोलते हैं? किरेल कार्बन। तो किरेल कार्बन का मतलब होगा कि जो कार्बन अणु है उस कार्बन से A, B, C और D अर्थात चारों समूह हैं, वो जब अलग अलग जोड़े होते हैं तो उस कार्बन को किरेल कार्बन कहते हैं। और जिन अणुओं में किरेल कार्बन उपस्थित होगा उसे हम किरेल अणु कहते हैं। सिंपल सा पॉइंट है। और इस गुण को किरेलता कहते हैं। या उस कार्बन को हम चाहे तो त्रिविम केंद्र, स्टीरियो सेंटर, त्रिविम केंद्र, स्टीरियो सेंटर भी कहते हैं। तो सिंपल से याद रहेगा कि जब किसी कार्बन से जुड़े चारों समूह अलग अलग हो, जब किसी कार्बन से जुड़े चारों समूह अलग अलग होते हैं तो उस कार्बन को हम किरेल कार्बन कहेंगे और उस अणु को किरेल अणु कहते हैं और इस गुण को किरेलता कहते हैं। एक सिंपल सा था। इसका एक एग्जांपल समझते हैं। लैक्टिक अम्ल, क्या लिखा? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल का बेटा फॉर्मूला क्या होता है? CH3 COH H C डबल बॉन्ड OH। ये फॉर्मूला किसका लिखा हमने? लैक्टिक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला क्या हुआ? CH3 CH OH C डबल OH। अब आप इस कार्बन की बात करते हैं। इस कार्बन से 4 समूह जुड़े हुए, कौन कौन से? देखो, एक तो C डबल OH, एक H, एक OH और एक CH3। तो मैं समझा रहा हूँ, मैंने लिया ये C। इस कार्बन से एक तो क्या जुड़ा? C डबल OH, जो मैंने ऊपर लिख दिया C डबल OH, ठीक है। एक क्या जुड़ा हुआ? CH3, तो CH3 मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखो, C डबल OH हो गया, CH3 हो गया, तो एक तरफ OH है और एक तरफ H है, तो इधर कर दिया मैंने OH और ये कर दिया H। तो इस कार्बन को जब आप गौर से देखोगे तो इस कार्बन से जुड़े हुए चारों समूह हैं। इस कार्बन से जुड़े हुए चारों समूह अलग अलग है, अर्थात ये कार्बन कौन सा कार्बन कहलाएगा? किरेल कार्बन। ये इसको असमित कार्बन भी बोलते हैं। किरेल कार्बन
या असममित कार्बन भी कहते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसके ऊपर क्या लगा दिया जाता है, स्टार। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसके ऊपर क्या लगाते हैं, स्टार भी लगा दिया जाता है। तो एक छोटा सा टॉपिक था किरेल कार्बन या किरेल अणु। अब आगे बात करें बेटा, आज का जो अपना सवाल है वो सवाल अपने पहले वाली वीडियो से देखा हुआ रिलेटेड है। यहाँ सवाल में पूछ रहा हूँ कि D+ ग्लूकोज, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो D+ ग्लूकोज में D और प्लस किसे प्रदर्शित करते हैं, या D+ ग्लूकोज में ये जो D और ये प्लस है वो किसे प्रदर्शित करता है, वो आपको प्रश्न यही आपका कि D+ ग्लूकोज में D और प्लस का क्या मतलब है, कमेंट्स में इसको ज़रूर बताना। अब आगे बात करें, अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो ये आएगा कि प्रकाशिक समावयवी किस प्रकार से बनते हैं और इनको हम किस प्रकार से हमें पढ़ना है, जो हम बात करेंगे अगले टॉपिक पर। इसके बाद हम इतना कहना चाहेंगे बेटा कि कंटिन्यू आपकी वीडियो टॉपिक वाइज, एक चैप्टर की टॉपिक वाइज वीडियो है, तो कंटिन्यू इनको देखते रहें। और वीडियो देखने के पश्चात अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आए, वीडियो देखने के पश्चात किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे नीचे लिखे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर देना, जिसका मैं किसी प्रकार से आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। इसके अलावा मैंने टाइम टू टाइम जो कंटिन्यू मेरे वीडियो देख रहे हैं उनको मैंने इसके नोट्स भी सेंड कर दिए हैं। और जब आपका ये लेसन समाप्त हो जाएगा तो उसके लास्ट में इस चैप्टर के जो बोर्ड में आए क्वेश्चन तथा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की भी हम बात करेंगे। थैंक यू।